कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे यूएस सेमेस्टर 1 सेशन 22-26 में पढ़ रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया आपका लास्ट एग्जामिनेशन जो होने वाला था, अच्छे तरीके से बीतने वाला था, उसमें देखिए एक कचड़ा कर दिया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा और बोल दिया गया कि 100 आपका क्वेश्चन जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव आएगा पूरा कंप्लीट टेस्ट पे। ठीक है, सिलेबस में कुछ भी मेंशन नहीं है कि सब्जेक्टिव आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा। अखबार में दिया गया था कि वहां पर सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। वो 10 दिन पहले, शायद जब भी पेपर शायद 10 दिन पहले का ही था, उसमें बताया गया था कि एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव मोड में आएगा। तो जो हमारे देखिए सीधा बात है, जो विद्या गेस्ट पेपर उन्होंने देखिए जो सिलेबस में बोला गया उसी के अकॉर्डिंग देखिए उन्होंने अपना गेस्ट पेपर बनाया, उसमें कोई राय नहीं कि उनकी गलती है। और मैंने भी देखिए कंटेंट आपको उसी विषय से बनाया कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो सीधा सारा का सारा जो हुआ था वो सब्जेक्टिव हुआ था। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के वो तो 10 ऑब्जेक्टिव था, बाकी सब्जेक्टिव था। तो उसी के आधार पे देखिए मैंने आपसे बच्चों को कंटेंट प्रोवाइड किया था और उस कंटेंट को देखिए जो बच्चा देख के जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 2 लेक्चर अपलोडेड किया हुआ है सब्जेक्टिव पार्ट वाला। वो जो दोनों लेक्चर जो बच्चा देख लेगा उसका देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक तीसरा भी लेक्चर आएगा सब्जेक्टिव का जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने उसमें बताया हुआ है। तो देखिए जो बच्चा ऑब्जेक्टिव के लिए पगला रहा है, मैं सीधा बात बता दे रहा हूं आप सभी बच्चों को, ऑब्जेक्टिव अब भले आ सकता है लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको सीधा बात है सब्जेक्टिव का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप लोग बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते। क्योंकि इतना बड़ा भारी सिलेबस है, एक दिन एग्जाम के या 2 दिन एग्जाम के पहले आप बता दीजिए कैसे कंप्लीट हो जाएगा। कोई पार्टिकुलर बुक में आपको कोई ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो सारा का सारा वो कंटेंट अवेलेबल मिल सकता है। इसलिए मैं आप सभी बच्चों को इस वीडियो में देखिए कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और साथ ही साथ देखिए सीधा बात है सब्जेक्टिव वाला पार्ट आपको बोलूंगा, सलाह दूंगा कि आप लोग उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। सब्जेक्टिव पढ़ के जाइएगा तो आप लोग खुद से भी कोई कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप लोग टिक कर सकते हैं, अदरवाइज टिक नहीं कर सकते क्योंकि इतना बड़ा भारी सिलेबस है। इंट्रोड्यूसिंग इंडिया है, हेरिटेज ऑफ इंडिया है, हमारे पास इंडियन इकोनॉमी, आप लोग खुद देखिए ना, मेकिंग ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडिया है, द ग्रेट इंडियन थिंकर्स। कम से कम अगर ये सिलेबस है ना, कम से कम 3 महीना का सिलेबस, 3 महीना कम से कम लगता है पूरा को एक को डिटेल में पढ़ा जाए। और यूनिवर्सिटी वाले लास्ट टाइम में बोलते हैं कि 20-20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आएगा। 20 क्वेश्चन बनाने के लिए कम से कम सब्जेक्टिव आना चाहिए, उनको नहीं मालूम है ना। देखिए सीधा बात है, एक पिछले सेशन के साथ भी यही हुआ था कि उनके साथ पहले होता था ऑब्जेक्टिव होता था, लास्ट टाइम उनको सब बदल के कर दिया गया सब्जेक्टिव, अभी फिर से वापस आ गया यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव मोड पे। तो क्या महान यूनिवर्सिटी की 2 कथन बोलूंगा तो फिर अभी यूनिवर्सिटी वालों को नोटिस डाल दिया जाएगा कि ये बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है। तो आप सभी बच्चे देखिए जो भी है इस वीडियो को अगर आप लोग देखिए पूरा अच्छा से देखिएगा, क्योंकि देखिए 15-20 मिनट का लेक्चर बनाया जाता है, बच्चा देखता है 1 से 1.5 मिनट। तो देखिए सीधा बात है इस वीडियो को बनाने के पीछे मुझे खुद से 4 से 5 घंटे लगे। जितना भी देखिए मैंने एमसीक्यू बनाया उसमें 4 से 5 घंटे लग गए, क्योंकि मेरे पास देखिए कोई लैपटॉप नहीं, कुछ नहीं है, जो बनाना है मोबाइल से बनाना है। और मोबाइल से बनाने में देखिए सब आपको मालूम होगा तबियत भी खराब चल रहा है, आवाज आप लोग देखिए रहे तो कितना मेहनत लगता है। तो अगर आप लोग भी देखिए सीधा बात है, अगर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छा एवरेज व्यू ड्यूरेशन आएगा तो सीधा बात है तो ही मैं आप सभी बच्चों को आगे का जो लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। वरना देखिए सीधा बात है दिल टूट जाता था मेहनत से बनाने के बाद। इतना मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ, बच्चा सिर्फ 1 मिनट देखेगा, क्या फायदा बताइए मेरा। इतना मेहनत से बनाने के बाद कोई बच्चा, सबको चाहिए पीडीएफ। सीधा बात बता दीजिए, कोई पीडीएफ नहीं मिला है। क्यों इतना मेहनत से लेक्चर में क्यों बनाया? पीडीएफ देने के लिए बनाया। पीडीएफ देने से क्या होगा, बहुत सारा जो बच्चा रहेगा वो निकाल लेगा, पीडीएफ निकाल लेगा, प्रिंट आउट करवा लेगा, एग्जाम में लेके चल जाएगा, तो फंसेगा कौन फिर बीच में झूठ मूठ का। तो सीधा बात है देखिए कोई पीडीएफ नहीं मिलेगा, जिसको देखना है पूरा सेशन लास्ट तक देखेगा वो अपना पढ़ेगा, वरना जिसको नहीं देखना वो सेशन बीच में ड्रॉप कर दे। आपको शायद मेरी बातें कड़वी लगे, क्योंकि देखिए मेरा अभी आप सभी बच्चों को क्या बोलूँ, बार बार हेल्थ इशू आप सभी बच्चों लगता है मजाक चल रहा है, लेकिन सही बात है आप लोग आवाज़ को सुन के, जिस तरह देखिए कल रात को मैंने वीडियो डाला, इतने देर का बीच में गैप लगा मुझे रिकवर करने में, तो समय लगता है भैया। आप लोग समझते नहीं बात को, थोड़ा सा समय रखिए, सब्र रखिए। मैंने आपको बोल ही दिया कि आपको कंटेंट सारा का सारा कंटेंट मिलेगा, थोड़ा सब्र रखिएगा, जितना हो पाएगा एग्जाम के दौरान देखिए जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारा का सारा बता दूंगा आपको। तो अभी फिलहाल देखिए जितना भी मेरे द्वारा एमसीक्यू बता रहा हूं तो आप लोग ध्यान से नोट डाउन करते चलिए, याद करते चलिए, कॉपी में लिखते चलिए, खुद ब खुद आपको याद होता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करने में कोई कमी नहीं है। और इस वीडियो को मैं एम करूंगा 500 लाइक का, क्योंकि इतना मैंने से देखिए कंटेंट रेडी कर रहा हूं तो 500 लाइक तो मैं एम कर सकता हूं आप सभी बच्चों के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है देखिए हमारे पास कि विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। देखिए भारत में जब भी देखिए आपातकाल की स्थिति बनती है तो कौन सा देखिए हमारे पास सीधा बात पूछा गया कि कौन सा हमारा मौलिक अधिकार जो है वो सस्पेंड नहीं किया, उसे निलंबित नहीं किया सकता। राइट टू स्पीच, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें से देखिए कौन सा, पहले बता दे रहा हूं कि देखिए इंग्लिश हिंदी के आप लोग चक्कर मत रहे, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में मिलने वाला है। तो आप सही बच्चे समझ के लिखिएगा तो दोनों ही मीडियम में लिख सकते हैं। तो फंडामेंटल जो राइट्स हमारे पास कौन सा इमरजेंसी सस्पेंड नहीं किया सकता, तो वो
वो है हमारे पास राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य है, वो कहां पर हमारे संविधान के किस भाग में देखिए उसे मेंशन किया गया, लिखा गया है। तो पार्ट 4A, पार्ट 4 में, पार्ट 3 में, भाग 3 में, या फिर शेड्यूल नंबर 4 के ए में लिखा गया है। तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है ये किस में मेंशन है, तो ये मेंशन है हमारे पास किसमें, तो पार्ट 4A में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए हमारे संविधान में सीधा बात है, कौन सा आर्टिकल, यहां पर आर्टिकल मतलब होता है अनुच्छेद। भारत के देखिए, भारत के संविधान के हमारे किस अनुच्छेद में देखिए हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज यानी सीधा बात है हमारे पास जो मौलिक कर्तव्य है वो बताया गया है। आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 42 यानी अनुच्छेद 42, या फिर आर्टिकल 30 भी यानी अनुच्छेद 300 अनुच्छेद 30 भी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये है हमारे पास हमारा जो सीधा फंडामेंटल ड्यूटीज का मेंशन किया गया वो 51A के तहत देखिए इसमें व्याख्या किया गया। और मैंने बोला ना कि देखिए ये सारा का सारा सवाल जितना भी करवा दूं बहुत बड़ा सिलेबस है। आप सीधा बात अगर एक सागर से सीधा बात एक लोटा पानी निकालिएगा कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। सेम इसी तरह की इतना बड़ा सिलेबस को बोलिएगा एक लेक्चर कंप्लीट कर देना, पॉसिबल ही नहीं है कोई हालत में। 3 से 4 घंटा का लेक्चर भी हो तब भी कंप्लीट नहीं हो सकता हमारा सिलेबस। तो आप सही बच्चे देखिए अपने से भी कुछ प्रयास करिए, जितना मेरे द्वारा देखिए सब्जेक्टिव बताया गया उन सब्जेक्टिव वीडियो को देखिए और अपना अपना नोट्स तैयार कर लीजिए, सीधा बात है, ठीक है। फिर अगला हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए इनमें से कौन सा देखिए फंडामेंटल ड्यूटी से हमें ये बताना है। सेफ गार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, हमारा सीधा बात है जो पब्लिक का जो भी चीज़ है बेसिक जनता का, उसको देखिए क्या करना, सेफ रखना है। प्रोटेक्टिंग द सोवरेनिटी, भारत का देखिए सोवरेनिटी इंटीग्रिटी और भारत को एकत्र कर रखना है। डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, ये हमें क्या करना है, साइंटिफिक टेम्पर और ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है। या फिर सारा का सारा ऑप्शन जो हमारे पास ये सही है। तो देखिए हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज मैंने टोटल आपको 11 कर्तव्य बताए थे, हमारे जो मौलिक कर्तव्य वो एक लेक्चर में प्रोवाइडेड है, आप उसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाए कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग हो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्टेड इन कॉपरेटिंग फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए इनमें से कौन सा कमेटी के द्वारा सीधा बताया गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा जाना चाहिए। तो उस कमेटी का नाम याद रखिएगा, एकदम हिंदी में याद रखिएगा, इसका क्या नाम था, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने गठन किया था इस बात का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 का सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। देखिए इनमें से हमारा जो आर्टिकल कौन सा आर्टिकल है बेसिक बताना है। हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम का जो अधिकार है वो किसमें, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में देखिए बेसिकली कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 25 से 28 के बीच में कहा गया है, 25, 28 यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी। देखिए भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है बेसिकली बताना है जो बोलता है कि देखिए सीधा बात है, न्याय के सामने क्या है, सभी बराबर, इक्वलिटी, कानून के समक्ष सब बराबर है, सब चाहे तो कितना भी बड़े पद पर देखिए समान, सबके लिए क्या है देखिए कानून की नजर में सब बराबर होता है, ठीक है। ये जो बात है बेसिकली हमारे कोई अनुच्छेद में कहा गया है, तो आर्टिकल 15, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18 किसमें कहा गया है हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 14, बी नंबर इसका राइट आंसर है। फिर अगला हमारे पास आर्टिकल है हमारे पास भारतीय संविधान का देखिए कौन सा अनुच्छेद है जो सीधा बात है छुआछूत को देखिए क्या करता है, सीधा बात है वहां बैंड लगाता है, प्रतिबंधित करता है। तो बताना है आर्टिकल 18, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 17। तो कौन सा भारतीय संविधान का हमारा अनुच्छेद है, वो अनुच्छेद है बच्चों आर्टिकल 17, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। देखिए हमारा सीधा बात है कि हमारे शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है ये हमें क्या, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बेसिकली बताना है, ठीक है। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, प्रिवेंट एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन इन पर्टिकुलर रीजन, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज या फिर इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के सीधा बात है शोषण के विरुद्ध जो अधिकार, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन हमारे पास सही है। तो हमारे पास देखिए सीधा बात है जो हम लोग जानते हैं ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो जबरन काम करवाना, ये क्या है, शोषण के सीधा बात है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के अंतर्गत आता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे जो फंडामेंटल राइट, देखिए मैंने आपको बताया था वहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोग क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपकी मेमोरी देखिए थोड़ा तेज हो जाए। यहाँ पर हमने बताया था कि पार्ट 4A में हमारे पास ये मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे मौलिक कर्तव्य, और हमारे देखिए कुछ मौलिक, हमारे सीधा बात है हमें भारतीय संविधान द्वारा कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो संविधान के किस भाग में देखिए लिखे गए हैं। तो आपको याद रखना ये सवाल, वो संविधान के भाग 3 यानी पार्ट 3 में लिखा गया है। फिर अगला सवाल है देखिए हमारे पास, द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंक्लूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। देखिए भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन को करके हमने
हमने क्या किया था, जो मौलिक कर्तव्य है उन्हें भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ये हमें बताना है। और VVI सवाल कर लीजिए, ये सवाल परीक्षा में टपक सकता है एकदम डायरेक्ट। तो भारत का देखिए कौन सा सीधा बात संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान अमेंडमेंट मतलब होता है सीधा बात है देखिए संविधान संशोधन करना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा जो कथन है वो सीधा बात है हमारे भारतीय संविधान के द्वारा जो हमें मौलिक कर्तव्य दिए गए वो सारे का सारा इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। सोवरेनिटी ऑफ द पीपल, इक्वलिटी है सीधा बात है, लिमिटेड गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा कथन है देखिए बेसिकली वो हमें सत्य बताना है। तो सीधा बात है देखिए इक्वल सभी लोगों के लिए देखिए क्या अपॉर्चुनिटी जो अवसर है वो सभी को समान दिया गया हमारे संविधान में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेसिडेंट। फिर हम लोग जानते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब टर्म आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 32 है, ठीक है, उसे बोला गया था हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए भारतीय संविधान का देखिए आत्मा कहा गया किसे, तो हमारे बेसिकली प्रेमबल को बोला जाता है, लेकिन आर्टिकल 32 को बोला गया हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो हमारे पास ये कौन सा बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट है, तो एकदम VBI कर लीजिए, ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और ये कहाँ मिलेगा, संवैधानिक सीधा संवैधानिक उपचार करना हमें कहा जाता है। इसका अधिकार जो हमें किसने दिया, आर्टिकल 32 हमें देता है। और ये बात मैंने देखिए आप सभी बच्चों को, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आप सभी बच्चों को जब कॉन्स्टिट्यूशन बताया तो वहां पर मौलिक कर्तव्य बताए हैं और मौलिक अधिकार बताए, वहां पर ये बात मैंने आपको मेंशन किया हुआ है। फिर अगला है देखिए प्रोविनेशन और डिस्क्रिमिनेशन। देखिए जो हमारे साथ भेदभाव होता है रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, ये देखिए सीधा बात है, इसे हम जो ये सीधा बात है ये देखिए कौन से सीधा बात है हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या फिर नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी जो है वो सही नहीं है। तो देखिए ये कौन सा किसके अंतर्गत मतलब भेदभाव को इसको हटाया जा सकता है, तो राइट टू इक्वलिटी, क्योंकि सरकार ने बोल ही दिया गया कि सभी लोग क्या है बराबर है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए हमारे पे बेसिकली कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनवाइसेस फ्री एंड कंपल्सरी। देखिए सीधा बात है भारतीय संविधान के द्वारा कौन सा अनुच्छेद में बोला गया है कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं, 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे, उनको देखिए मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ये जो है सीधा बात है हमें भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल देता है बेसिकली बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों हमारे पास आर्टिकल 45, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है बेसिकली जहां पर किसी भी राज्य में देखिए कोई भी नागरिक है भारत के, ठीक है, कोई राज्य का नागरिक, उसे देखिए जाति धर्म आधार पर उसका भेदभाव नहीं हो सकता ये कहा गया है। तो ये हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, तो आर्टिकल 15 बताता है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ये इनमें से देखिए कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो वो हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, ये पहले था लेकिन जहां तक मुझे याद है 1951 के बाद हटा दिया गया था, ठीक है, ये पहले था लेकिन अब खत्म हो चुका है। ये सीधा बात है कि गवर्नमेंट को जब जरूरत पड़ेगा तो आपके संपत्ति पर अधिकार कर सकती है, क्योंकि वो सीधा बात है सार्वजनिक उपयोग होना रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट टू प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर गारंटीड बाय, देखिए भारतीय संविधान में देखिए जो हमारे कह सकते हैं जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा गारंटीड किया जाता है बेसिकली बताना है। राइट टू इक्वलिटी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज या फिर एजुकेशन एंड कल्चरल राइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, यानी सीधा बात है संवैधानिक उपचार का कह सकते हैं अधिकार हमारे पास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज, तो याद रखिए भारतीय संविधान द्वारा कितने फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई, तो 11, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है द फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए जो हमारा भारतीय संविधान जो भी फंडामेंटल राइट्स मिले हुए मौलिक अधिकार मिले वो कहां से उठाया गया, बेसिकली किस के संविधान से उठाया गया, तो ये सवाल याद रखिएगा, ये उठाया गया USA से उठाया गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारे पास द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स को जो देखिए रिट्स लिखा जाता है, ठीक है, बेसिकली वो इशू किसके द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज को देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था, ये सवाल पहले मैंने आपको लिखा है, तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। फिर कौन सा देखिए फंडामेंटल राइट हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा कहा जाता है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये सवाल हमने पढ़ के रखे हैं। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर। और एक सवाल याद रखिएगा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का देखिए जो प्रेम्बल है, ठीक है, जो प्रस्तावना है कि हम भारत के नागरिक है, ये वाला देखिए ये क्या कहलाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है।
फिर अगला सवाल है हमारे पास, द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड। देखिए भारतीय सीधा बात है, किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो गवर्नर के द्वारा। उस राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वही उसकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। फिर देखिए राइट टू एजुकेशन, देखिए राइट टू एजुकेशन जो सीधा बात है कि सभी लोगों को क्या शिक्षा का अधिकार है, ये फंडामेंटल राइट कब बना था, तो याद रखिए 1 अप्रैल 2010 को बना था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाले देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन। देखिए सीधा बात है, हमारे भारतीय संविधान में देखिए कौन सा अनुच्छेद है जो बोला जाता है कि पुरुषों और महिलाओं को देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। ये कौन सा आर्टिकल हमें बेसिकली बताता है, तो वो आर्टिकल याद रखिएगा आर्टिकल 39 यानी आर्टिकल 39 हमें ये बोलता है भारतीय संविधान का कि सीधा बात है सभी लोग मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में दोनों कैटेगरी मेल्स और फीमेल सभी को इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए, ये बताता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप लोग सही जवाब टिक करिएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास, फ्रॉम विच कंट्री हैज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड डीपीएसपी। देखिए डीपीएसपी मतलब होता है देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जिसे हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जानते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये हम लोग किस देश से हम लोग बेसिकली ये लिया है ये बताना है। तो याद रखिएगा ये सवाल पूछा जाता है, आयरलैंड देश से हमने क्या किया, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डीपीएसपी जो है हमारे पास ये हमने उठाया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है हमारे पास आर्टिकल 43 ऑफ डीपीएसपी। देखिए आर्टिकल 43 जो है डीपीएसपी का वो क्या बताता है हमें ये बताना, मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव। देखिए सीधा बात है, एक ऐसा प्रोविजन बनाना चाहिए कि जो मानव है उनको एक ऐसा कंडीशन देना चाहिए काम के लिए जहाँ पर उसको छुट्टी भी मिले, एक मिनिमम सीधा बात है जो लिविंग वेज है उसे मिलना चाहिए, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विद सोशल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटी। देखिए सीधा बात है जो भी वर्कर है उनको सीधा बात है एक अच्छा सामाजिक सीधा बात है अपॉर्चुनिटी का अवसर मिलना चाहिए, ये बताता है। तो इन तीनों में से देखिए कौन सा सही है, तो याद रखिएगा इन तीनों में देखिए सीधा बात है हमारे आर्टिकल 43 के तहत कौन सा बोला गया है, तो बोला गया देखिए सेक्वर और लिविंग वेज, और ऑप्शन नंबर 3 यानी 2 और 3 ये हमारे पास बी नंबर में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, देखिए किसी भी राज्य को देखिए वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए हमारे संविधान में क्या जोड़ा गया है, क्या बताया गया है, तो ये जोड़ा गया डीपीएसपी, जिसे हम लोग मैंने आपको बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर द पर्पस ऑफ इंक्लूजन ऑफ, देखिए क्या हमारा उद्देश्य था डीपीएसपी को जोड़ने का भारतीय संविधान में, क्या बताना चाहते थे। देखिए तो ये था सीधा बात है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। देखिए भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है उसे बनाए रखने के लिए, ठीक है सीधा बात है, इसलिए हमने क्या जोड़ा डीपीएसपी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल देखिए आपके पास कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द, फिर देखिए वही सवाल गलती से यहाँ रिपीट हो गया कि भारतीय संविधान देखिए हमने डीपीएसपी कहाँ से उठाया, तो जस्ट मैंने आपको बताया तो आयरलैंड से उठाया। फिर अगला सवाल हमारे पास संविधान के देखिए किस अनुच्छेद में, सॉरी अनुच्छेद बोला बच्चों, किस भाग में देखिए हमारे पास डीपीएसपी को देखिए जोड़ा गया है। वहाँ पर मैंने आपको बताया आर्टिकल कौन सा था, लेकिन यहाँ पर संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा ये सवाल ये संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी पार्ट 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है पंचायती राज सिस्टम, आपको मालूम होगा ये भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत काम करती है, तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत काम करती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ये काम करती है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इंक्लूडेड इन द, देखिए इनमें से कौन सा है जो डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता, प्रोविजन ऑफ लिक्विड, शराब का देखिए प्रोविजन, राइट टू वर्क, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क, समान काम के लिए समान पैसा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो देखिए आरटीआई वाला जो ऑप्शन होता है वो कभी नहीं आता डीपीएसपी के अंतर्गत, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर इंडिया। देखिए सीधा बात 1934 के द्वारा 1934 में भारतीय द्वारा बेसिकली बोला गया था कि भारत का खुद का एक संविधान सभा होना चाहिए, बेसिकली संविधान होना चाहिए। ये बीजी तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक, एम के गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा, एम एन रॉय के द्वारा, या फिर मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, तो किनके द्वारा देखिए ये कथन दिया गया था, तो एम एन रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांडेड, देखिए किस साल में, देखिए सीधा किस वर्ष में बताना है कि भारतीय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने सबसे डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया था, तो साल कौन सा था, तो याद रखिएगा वो साल था हमारे पास 1935 1935, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है देखिए इन विच ईयर, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेसिकली एक्सेप्ट किया कि भारत का एक संविधान सभा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए, ये साल कौन सा था, तो याद रखिए ये साल था 1940। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ऑन विच डे, देखिए सीधा बात है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हुआ था एकत्रित हुआ था, सीधा बात है कैबिनेट मिशन के था, ठीक है, कौन सा महीना था बेसिकली, कौन सा साल था, तो याद रखिए ये सवाल एकदम वीवीआई कर लीजिए, वो था नवंबर 1946। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देखिए हमारे पास
कि हाउ मैनी सीट्स वेयर वन बाय, सीधा बात है मुस्लिम लीग के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में कितने सीट जीते गए थे बेसिकली, तो थे 73 सीट उनके द्वारा जीता गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए इनमें से कौन है जो भारतीय में संविधान सभा के देखिए सीधा बात सदस्य नहीं है, हमें बताना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकदम है, एस.सी. मुखर्जी एकदम है, सचिदानंद सिन्हा तो एकदम है, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी जी सीधा बात है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के एक सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट और परमानेंट प्रेसिडेंट, ये दो सवाल पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय संविधान में देखिए जो भारतीय संविधान सभा देखिए जो गठन हुआ था उसमें देखिए जो कह सकते हैं टेम्परेरी बेस पे थे, अस्थायी रूप से किन्हें चुना गया था, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा चुना गया था। लेकिन जो कह सकते हैं परमानेंट चुना गया था, तो परमानेंट किसे चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक परमानेंट सदस्य के रूप में चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के रूप में। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, तो ये दो सवाल एकदम जुड़े हैं, सवाल याद रखिएगा। टेम्परेरी बोला जाएगा तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, परमानेंट बोला जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और 16 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज या फिर वेयर इलेक्टेड एज, देखिए वाइस प्रेसिडेंट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट तो चुना गया था, सीधा बात आपको मालूम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें चुना गया था, तो दोनों को एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी को दोनों को चुना गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बोथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का देखिए जो हमारा संविधान सभा का पहला मीटिंग कब हुआ था, तो एकदम वीवीआई स्टार मार्क के कर लीजिए, सवाल एग्जाम में पूछा सकता है, तो 9 दिसंबर 1946, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का बी टिक करिएगा आप लोग, सही जवाब। ड्राफ्ट जो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो सबसे पहले जो पास्ट और अडॉप्ट कब किया गया था, स्वीकृति से बेसिकली कब मिला था, तो 26 नवंबर 1949। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए किसे कहा जाता है, एकदम आपको मालूम होगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर हमारे पास है फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज, देखिए पूर्ण स्वराज की जो मांग है सबसे पहले देखिए बेसिकली किस डेट से हम लोग पूर्ण स्वराज मांग की गई थी, वो किस डे मनाया जाता है, पूर्ण स्वराज जो डे होता है वो हम लोग किस दिन मनाते हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 26 जनवरी 1929 को इसको मांग की गई थी। ऑप्शन नंबर डी क्या, सॉरी ऑप्शन नंबर बच्चों क्या होगा, डी हो जाएगा 26 जनवरी 1930 से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग इसका टिक कर लीजिएगा, सही जवाब। फिर अगला सवाल है द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, देखिए हमारे संविधान में कुछ वर्ड आपको मालूम होंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये हमारे प्रीम्बल में जोड़े गए, प्रस्तावना में जो जोड़े गए, ये किस देश से बेसिकली लिए गए थे, ये वर्ड हमें बताने, तो ये फ्रांस से लिए गए थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, देखिए चेयरमैन कौन थे, कॉन्स्टिट्यूएंट जो भारतीय संविधान सभा थे उसके देखिए जो चेयरमैन थे वो कौन थे, हमें ये बताना तो आपको मालूम होगा उसके चेयरमैन कौन थे, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी थे इसके चेयरमैन थे। प्रेसिडेंट कौन थे, तो टेम्पररी पूछा जाएगा तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, परमानेंट पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपको ये बात याद रखना है। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारे पास द आइडियल ऑफ द प्रेमबल हैज, देखिए प्रेमबल इन प्रस्तावना का जो सीधा बात है आइडिया है वो हमने किस देश से उठाया बेसिकली याद पूछा गया है, तो याद रखिए हमने ये यूएसए से उठाया गया, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में देखिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए, लगभग ये वीडियो देखिए 22 से 22 मिनट का पूरा बन चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आप सही बच्चों को देखिए इसमें एवरेज वीडियो ड्यूरेशन बहुत अच्छा रहा, तो ही अगला लेक्चर देखिए मैं आपसे बच्चों प्रोवाइड करूँगा, जिसमें देखिए झारखंड के लोक नृत्य हो गए, झारखंड के संगीत हो गए, झारखंड में देखिए जो मूवमेंट्स हुए थे, ये सारा का सारा सिलेबस जो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा उस पार्ट में। तो अगर आप सही बच्चों देखिए अगर अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं तो मेरा भी देखिए फर्ज बनेगा कि आप सही बच्चों के लिए अच्छे से मेहनत करूँ और आप सही बच्चे देखिए सीधा बात एग्जाम में अच्छे से लिख पाए। और ये देखिए इतना बड़ा सिलेबस है, इसमें से आप बोलिएगा कि सर ये सारे के सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखिए बोलना मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा भास्ट सिलेबस है, उसमें से कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं वो मैंने आपसे बच्चों सिलेक्टेड किया। बाकी हमारा यूनिवर्सिटी महान आपको मालूम है उनको क्या जाता है, क्योंकि उनको बॉस बोल दिया जाता है कि ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पूछने से पहले एग्जाम से 1 मंथ तो पहले बताइए आप लोग, तो गलती यूनिवर्सिटी करेगा, भोगना आप लोग को, हमको पड़ेगा, सीधा बात है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। दिल से वीडियो पसंद आया तो 500 लाइक का इसमें एम करूँगा, 500 लाइक आएगा तो ही अगला वीडियो आएगा। और अभी वीडियो ड्यूरेशन देखिए सही बात है अच्छा आना चाहिए, क्योंकि अगर इतना 22 मिनट का वीडियो कोई बच्चा 1.5 मिनट देख रहा है तो उससे अच्छा मत देखिए, मैं भी कंटेंट नहीं बनाऊंगा, तबियत को ठीक करूंगा तो ज़्यादा बेटर है कि दूसरे कंटेंट पे काम करूंगा तो अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो मेरी भी तबियत को थोड़ा अगर आप लोग सीरियस लेके काम करते हैं कि सर मेरे लिए आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपना रिस्पॉन्स दिखाइए, तो सही बात है, अच्छा बात है। आपसे बच्चों के लिए अगला कंटेंट इससे दमदार मैं लेके आऊँगा, जिसमें जितना भी देखिए झारखंड जुड़ा हुआ है वो कंप्लीट कराने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।